से जांच का विषय है कि वो वाकई में आत्महत्या है या हत्या है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इसकी जांच बहुत गहन जांच होनी चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज ध्यान आ रही है, याद आ रही है। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, शायद हफ्ते 10 दिन के बीच की ही बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा था, योगी आदित्यनाथ ने, कि अब उत्तर प्रदेश में देखिए शासन प्रशासन कितना बढ़िया है, यहाँ पे हत्या, रेप और ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब कोई किसी को हिम्मत कर सकता है किसी लड़की को उठाने की, किसी के साथ कुछ भी करने की। तो जिस समय ये, शायद उसी दिन जिस दिन ये बात योगी आदित्यनाथ की मैंने सुनी है मीडिया में, उसी दिन नोएडा में दिन दहाड़े गाड़ी में बैठे कुछ मैं तो अपराधी तत्व कहूंगा, उन्होंने एक लड़की को अगवा किया। क्या हुआ है उसके बाद में पता नहीं, लेकिन ये न्यूज बाकायदा चैनल्स पे चल रही थी, लड़की को अगवा किया। तो ये दावा कि कोई उठा सकता है तो सामने ही आ रहा है। दूसरा, कोई साधारण व्यक्ति भी अगर उसकी भी हत्या हो जाए या आत्महत्या वो करे, दोनों ही जांच का विषय हो जाते हैं और यह गंभीर स्थिति हो जाती है। पर यहां जिस तरह से नरेंद्र गिरी की हत्या या आत्महत्या का यह मामला सामने आया है, और नरेंद्र गिरी जो अखाड़ा परिषद है जिसमें शायद 13 या 17 अखाड़े हैं, उन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं। और पिछले कुछ समय से काफी अखाड़ा परिषद वगैरह में या साधु संत में ये जमीन वगैरह को लेके, इस प्रॉपर्टी वगैरह को लेके कि आपस में जो वाद विवाद होता है, झगड़े होते हैं, उसको लेकर वो थोड़ा सा ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो चिंतित थे और इसको एक ठीक तरीके से करना चाहते थे कि भी ये व्यवस्था जो ठीक होनी चाहिए, ये स्थिति। और ऐसे में ही अब उनकी जो है हत्या और आत्महत्या की बात आती है, सुसाइड नोट भी आता है। लेकिन एक सवाल बड़ा यहां पर है कि एक व्यक्ति जिस तरह का बताया गया, जिस तरह का उनका शरीर, जिस तरह की उनकी उम्र और जिस स्टूल पे उनका शरीर, मतलब जो उनके पैर वगैरह थे या ऊपर पंखे से या जिससे लटक के उन्होंने सुसाइड करना बताया गया है, उससे बड़ा असंभव लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया होगा। ये मेरा अपना आकलन है, क्योंकि हम तो फौजदारी का वकील होने के नाते हम ये सारी चीजें जांच पड़ताल करते रहते हैं, रोज इन सारी चीजों को देखते हैं, तो ये असंभव सा लगता है। दूसरी बात यह है, जो शक का एक और कारण है कि जो सुसाइड नोट है, उस सुसाइड नोट पर 2 डेट, एक तो 13 तारीख 13 सितंबर और एक है 20 सितंबर। तो ये जो 13 सितंबर काट के 20 सितंबर है, ये भी एक शक पैदा करता है कि ये हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं बल्कि शायद हत्या है। और एक और गंभीर विषय है जिसको देखने की जरूरत है कि पिछले 10 सालों में तकरीबन 38 इस तरह के महंतों की, तथाकथित साधु संतों की, या तो आप कहें सुसाइड कहें, या मौत हुई है या हत्या हुई है। हत्या हुई है इस तरह की, मतलब 10 साल में 38 लोगों की, और पिछले 5 साल में 27 लोगों की इस तरह से हत्या हुई। और इस तरह से जो कुछ हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि इनकी जांच पता नहीं किस तरह की होती है, सच नहीं बाहर आ पाता। इन 38 में से मात्र अभी तक 4 ही इस तरह की हत्याएं या आत्महत्याएं हैं जिनके विषय में जानकारी, जिनके विषय में इन्वेस्टिगेशन होकर पता लग पाया है कि ये हत्या हुई है। केवल 4, बाकी सबके विषय में अभी तक नहीं पता लग पाया कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है। अब एक बात और चल रही है सीबीआई से जांच कराने की। तो मेरा तो बहुत सिंपल सा कहना है कि सीबीआई से जांच कराने का मतलब यह है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे कारण होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बचाने की ये सारी प्लानिंग की जा रही है। सीबीआई की जांच से 2 ही कारण, 2 ही तरीके हैं, 2 ही मकसद होते हैं सीबीआई जांच के। लेकिन वो तो सबसे बड़ी संस्था है ना, वो निष्पक्ष रूप से जांच नहीं, वो आपके लिए संस्था होगी, आम आदमी के लिए संस्था होगी। हम तो जानते हैं सीबीआई का रिकॉर्ड जितना घटिया है, जितना इस मामले में गंदा रिकॉर्ड है, इतना किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का रिकॉर्ड गंदा नहीं है। सिर्फ आप सारे मुकदमे देख लीजिए, उसमें कितने में सजा है, क्या है। 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं, चार्ज फ्रेम नहीं होता, मुकदमे चलते हुए 33-35 साल हो जाते हैं। क्या हालत है, आप वो सब देख ही रहे हैं, ये स्थिति। दूसरा सवाल एक और उठता है वहां पर कि पुलिस के आने के पहले उनकी जो डेड बॉडी थी उसको नीचे उतार लिया गया, तो सवाल पुलिस उस पर भी सवाल उठा रही है। तो मैंने वही कहा, मैंने जो आपको 2 चीजें शक की बताई
कि एक तो उनका शरीर, उनका ढंग, तरीका और जिस तरह की वो विचारधारा रखते थे, लोग जैसा बता रहे हैं, और साथ में दूसरा ये कि जो सुसाइड नोट है, अब तीसरा आप कह रहे हैं कि उनकी बॉडी को उतार लिया गया था। क्यों उतार लिया गया था? अगर वो सुसाइड है तो पुलिस को इन्फॉर्म करके सारी कार्रवाई पुलिस को ही करनी थी ना, कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। महंत नरेंद्र गिरी साधारण व्यक्ति नहीं थे, अयोध्या आंदोलन वगैरह इन सबसे जुड़े हुए रहे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, तो अपने आप में बहुत मानी हुई हस्ती, और लाखों करोड़ रुपए की, हजारों करोड़ में नहीं, लाखों करोड़ रुपए की उनकी संपत्ति है। राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, उनकी जगह जगह संपत्तियां, मठ हैं, उनके मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, यहां तक कि नोएडा में ही जो उनकी जमीन बताई जाती है, बताते हैं उस जमीन, जो जितने एकड़ जमीन है उसकी कीमत ही 50,000 करोड़ के आसपास है। अब आप समझ लीजिए, तो जो ये सारी चीजें हैं, ये निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन का विषय है। जो मैं अभी आपको बात कर रहा था, मैं उसको जरा पूरी कर दूं। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है, या तो किसी को फंसाना है और या किसी को बचाना है। ये दो ही हैं बातें जिनके लिए सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का सहारा लिया जाता है, और कोई नहीं है बात। तो ये भी बात अब यहां पर उठ रही है, तो हमारा शक तो ये है, बाकी इन्वेस्टिगेशन से पता लगे। एक जो उनके है, जिसके पीछे मतलब कुछ सालों पहले एक विवाद में वो भी साथ में थे, उनके आनंद गिरी नाम है उनका, माना जाता है कि जो लग्जरियस लाइफ होता है उसके शौकीन है माने जाते हैं वो। कुछ विवाद भी हुआ था जिसमें 4 करोड़ रुपए दे करके बचाया गया था, उनके जो गुरु थे नरेंद्र गिरी, उन्होंने बचाया था उनको। तो उनसे विवादों में उनको हिरासत में ले गया, पूछताछ जारी है। तो मामला उधर ज़्यादा दिख रहा है, कोई कह रहा है आत्महत्या है, कोई कह रहा है हत्या है। तो गुरु का और शिष्य के जो साथ ये तालमेल जो नहीं बनी है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहां पे ये मामले कई हुए हैं, एक नहीं है, ऐसे कई मामले हैं जहां गुरु की हत्या में शिष्य के हाथ की जो है तरफ शक किया गया है, और कई जगह निकला भी है, ऐसी भी चीजें सामने आई हैं। जैसे अगर आप देखें तो रामदेव और उनका वो जो है क्या लाला रामदेव और उसका वो जो एक चेला है जो साथ में, उनके जो गुरु हैं, वो भी अचानक गायब हो गए थे। फिर उनकी जो है एफआईआर हुई कि भैया वो गायब हो गए अचानक, कहां चले गए, कहां नहीं गए, आज तक नहीं पता लगा। तो वहां भी शक की सुई उनकी तरफ घूमती है, और भी कई ऐसे मामले हुए हैं। और दरअसल है क्या, देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जो सारी चीजें हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, आनंद गिरी और एक आद्या तिवारी और एक और तिवारी वगैरह करके है, ये 3 लोग और 7 लोगों पर आरोप जिस तरह का बता रहे हैं वो लगा हुआ, और इनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ उनसे जारी है। बात यह है कि इतनी संपत्ति, एक सन्यासी, और वो करोड़ों की उसमें जो गाड़ी में चलता है, जो आनंद गिरी के ऊपर आरोप लग रहे हैं या जो दिखाया जा रहा है, जो आप सोशल मीडिया में उनकी वीडियोस देख रहे होंगे, उनकी जो है वो आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं, उन फोटोज में 10-10 करोड़ की गाड़ी में एक साधु सन्यासी चला, 10 करोड़ की गाड़ी में, लग्जरी गाड़ी में। कहीं आप उसमें बड़े शानदार जो उसमें पानी के जो बोट होती है बहुत खूबसूरत, आप उनमें जो है मौज मस्तियां ले रहे हैं। जिन्हें क्या क्या चीजें हो रही हैं, आपके रहने सहने के ढंग और सारी चीजें, और आरोप भी लगते रहे हैं। तो कोई तो किसी ने तो ये भी बताया कि भैया जो वहां पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी कुछ जो है उनपे उसके मॉलेस्टेशन वगैरह के आरोप वगैरह लगे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं उस बात को पुख्ता करती हैं, कहीं गुरु की हत्या में शिष्य का ही तो हाथ नहीं है। मैं इससे अलग हटके एक बात कहना चाहूंगा जो समझना बहुत जरूरी है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। 1 मिनट में वो बात खत्म करूंगा। बुजुर्गों का कहना है, पुराने लोग, और हम क्योंकि वकालत करें फौजदारी की, तो हमें ये सारी चीजें वाकई में समझ में भी आती हैं, प्रैक्टिकल भी समझ में आ रही है कि हर अपराध के पीछे कहीं ना कहीं जड़, जोरू और जमीन, यानी कि जो संपत्ति है, या तो वो होगी, पैसा होगा, रुपया होगा, जेवर वगैरह होंगे, या होगा किसी महिला का हाथ, या उसके मतलब कारण में महिला होगी, और या फिर होगी जमीन। यहां अगर देख लें, ये जो सारे मामले आ रहे हैं, इन पर बार बार जो आ रही है, जो अकूत संपत्ति है, आप देखिए कि ये जो अखाड़े हैं, सिर्फ इन अखाड़ों की जो 13 या 17 अखाड़े हैं, इन पर करीब 45 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। आप समझ रहे हैं, 45 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति केवल इन अखाड़ों पर, जिसमें चाहे जूना अखाड़ा हो, चाहे निरंजनी अखाड़ा हो, चाहे निर्मल अखाड़ा हो, मतलब जिस तरह के भी हैं अखाड़े,
तो कहीं ना कहीं ये अकूत संपत्ति इस अपराध के पीछे कारण है जरूर। तो मेरा जो आम जनता है, जो जनता इनको श्रद्धा भाव से अपनी जमीन दान दे देती है, अपने घर वगैरह दान दे देती है, जेवर वगैरह दान करती है, पैसा दान देती है, मैं समझता हूं उस जनता को सोचने की जरूरत है, क्या श्रद्धा पूर्वक आपका दिया गया दान उन्हीं आपके गुरुओं का, साधु संतों की हत्या का कारण तो नहीं बनने हैं। तो ये भी, वैसे भी जहां तक मैं जानता हूं या मैं समझता हूं या आम आदमी, एक कोई भी संवेदनशील व्यक्ति समझता है, किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को कम से कम पैसे की जरूरत तो नहीं है, जमीन जायदाद की तो जरूरत नहीं है। क्योंकि जो जमीन जायदाद है वो लोग कहते हैं वो ईश्वर की, सब कुछ ईश्वर का, कण-कण में विद्यमान है, कण-कण में ईश्वर है। तो जो कण-कण में ईश्वर है, कण-कण ही उसका है, तो उसे जमीन की क्या जरूरत है, उसे पैसे की क्या जरूरत है, उसे सोना चांदी हीरे जवाहरात की क्या जरूरत है। तो मैं ये मानता हूं कि जो आस्था रखते हैं ईश्वर में, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा भाव है उनका, जो वो ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा भाव दिखाते हुए उनको पैसा, जमीन जायदाद, सोना चांदी वगैरह चढ़ाते हैं, कहीं उन गुरुओं की, उन साधु संतों की हत्या का एक बड़ा कारण तो नहीं बन रही है। और ये जो सारी परिस्थिति है ये उसी तरफ इशारा कर रही है कि वो संपत्ति ही हत्या का एक आधार और एक कारण बन रही है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए, भाई ये पैसे वैसे दान न दिए जाएं तो ही ज्यादा बढ़िया, क्योंकि ईश्वर को तो चाहिए नहीं पैसे ये दान वगैरह। एक सवाल ये भी है कि लगातार जब उनकी पोस्टमार्टम होने जा रहा था, उनकी बॉडी रखी गई थी, पार्थिव शरीर रखा गया था, तो यूपी के तमाम, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे अखिलेश यादव हो पूर्व मुख्यमंत्री, या तमाम सियासी दलों के जो मुखिया हैं, पहुंचे वहाँ पे, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया। तो यूपी की राजनीति में कुछ उससे प्रभाव पड़ेगा क्या, कुछ मतलब उनके जाने से या वोट बैंक से, कुछ देखते हैं कुछ ऐसे? नहीं, मैं मानता हूं कुछ ना कुछ तो पड़ेगा। अब बात यह है, देखिए, एक तो है भाई ये एक प्रोटोकॉल समझ लीजिए, एक इतना जो विख्यात व्यक्ति है उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है, वो दुनिया छोड़ के गया है, तो स्वाभाविक है कि उनका अखिलेश यादव का आना, योगी आदित्यनाथ का आना, और भी लोगों का आना, भाई ये मुख्यमंत्री भी रहे। एक और बड़ी मजेदार बात है, इसको भी आप कनेक्शन इस तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से धर्म का और राजनीति का बड़ा जबरदस्त गठजोड़ है। और ये वाकई में राजनीति में धर्म का बड़ा जबरदस्त गठजोड़, और बीजेपी के आने के बाद ये और ज्यादा बढ़ा है। और क्योंकि जो उनके पास कुछ संपत्ति है उसमें कई बार तो उनकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, कहीं तो उसको किराए पे ही चल रही है, और उससे जो सरकार को भी पैसे का रेवेन्यू लॉस हो रहा है कि भाई रजिस्ट्री नहीं है, तो रजिस्ट्री में जो पैसा, रजिस्ट्री की जो ड्यूटी लगती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है, उसका नुकसान उसको हो रहा, राज्य को वो भी हो रहा, और वो धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पे सब कुछ चल रहा। और जो अकुत संपत्ति है, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण होना चाहिए और उन्हें जनता का साथ लेने के लिए धर्म का सहारा चाहिए राजनीति वालों, तो आपस में मिला जुला जो है, इसमें मैं ये मान सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं कि जो पैसा है, जो काला धन वगैरह है, उसका भी राजनीति में बड़ा इस्तेमाल होता है। अब एक चीज को आप समझिए कि इसमें जो आनंद गिरी और ये नरेंद्र गिरी के बीच में जो समझौते वाली जो सारी, मतलब जो झगड़ा था, उसमें समझौता जो एक चल रहा था, बताते हैं कि उस समझौते में एक तो आईपीएस ऑफिसर यानी एसपी रैंक का व्यक्ति उस बैठा हुआ था समझौते में। अब बताइए कि पुलिस का क्या उसमें लेना देना भाई समझौते में। दूसरा, उसमें बैठा हुआ था एक समाजवादी पार्टी का नेता, और उसमें बैठा हुआ था भाजपा का नेता। तो आप समझिए, समाजवादी पार्टी का नेता, भाजपा का नेता और पुलिस, इनका क्या लेना देना भाई उस समय समझौते वगैरह में। भाई अगर वो मठ का मसला है, वो अगर अखाड़े का मसला है, तो साधु संत आपस में बैठ के निपटाएं या नहीं है। वो तो धर्म के वाकई में जिस तरह से लोग उन्हें मानते हैं कि सब कुछ वही करने वाले हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म के उस बड़े ही मतलब अटूट संबंध को सिद्ध करते हैं, और ये बात को लोगों के सामने निश्चित रूप से निकल के आती है इसके माध्यम से कि भाई इनका बड़ा घालमेल है, और इसमें कहीं ना कहीं ये पैसा, ये जमीन, ये जायदाद या कुछ संपत्ति एक बहुत बड़ा कारण है। जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की उसके एक दिन पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे मिला जुला, उनका स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था हर दिनों की तरह से। मुझे कहीं भी नहीं लग रहा था कि उनके मन में कुछ चल रहा है कि ऐसा कदम वो उठा सकते हैं। तो क्या देखते हैं कि मतलब जाके उनका मिलना
चुनाव आ रहा है, हर जगह जाएंगे, जाहिर है उनका सत्ता में पकड़ होती है साधु संतों की, तो उनका कैसे बयान देखते हैं? नहीं देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, इन साधु संतों, इन बाबाओं से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो निश्चित रूप से उनके भक्त हैं, तो स्वाभाविक है उनका जहां इशारा होगा उसी इशारे के आधार पर वो सारे के सारे वोट भी करते हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति में वोट तो चाहिए, तो वोटों के लिए आना जाना और सब उनकी बात मानना, उनका सम्मान करना, वो सब रहता है। लेकिन ये जो आपने बात कही है कि गए थे और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल थे, तो ये फिर उस बात को जो है इंगित करती है जो मैंने आप शुरू में कही कि कहीं ना कहीं जब सब कुछ नॉर्मल है और नॉर्मल एक उप मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है, तो इसका मतलब फिर आत्महत्या नहीं है, ये हत्या हो सकती है। इसीलिए गहन जांच का विषय है और मैं मानता हूं इसमें सच सामने आना चाहिए, पर मुझे पक्का विश्वास है सच सामने नहीं आएगा। किस पर भरोसा है आपको? नहीं, मुझे हमने सीबीआई पर सवाल उठा दिए। नहीं, मैं तो कौन सी संस्था है जो मैं किसी संस्था की बात नहीं करता। इन्हीं में अच्छे लोग हैं, इन्हीं संस्थाओं में अच्छे लोग भी हैं। उन अच्छे लोगों को, उन योग्य लोगों को, काबिल लोगों को, ईमानदार लोगों को आप इन्वेस्टिगेशन दे दीजिए, लोकल पुलिस ही सच सामने ला देगी। खूब होता है। लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं तो इन्वेस्टिगेशन जो दी जाती है किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, वो भी अपने हिसाब से ही दी जाती है। ये सारी चीजें हैं, सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है, ऐसा कुछ नहीं है जो छुपा हुआ हो। पर फिर भी मैं ये उम्मीद करूंगा कि सच सामने आना चाहिए, क्योंकि ये एक हत्या का मामला है और एक ऐसे विख्यात व्यक्ति की हत्या का मामला है, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या का मामला है।